तो आज तारीख है 29 नवंबर, और आज हम संडे का 28 नवंबर का 29 नवंबर दोनों का अखबार जो है, जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, पीआईबी वगैरह, सबकी जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो बेसिकली पहले हम संडे के द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। तो संडे के द हिंदू के फ्रंट पेज पे जो मेन खबरें हैं, तो एक तो ओमनिक्रॉन स्ट्रेन के बारे में आ रही है। हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो B.1.159 जो नई स्ट्रेन मिली है कोरोना की, उसको वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न में भी WHO ने इस बार बहुत जल्दी डाल दिया बाय द वे। और वो जिस रफ्तार से फैल रही है, 7 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रही है, उसके 14 म्यूटेंट्स निकल चुके हैं। तो इस वजह से इंडिया में भी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो सब शुरू की जा रही थी, तो उस पर भी हमारे पीएम मोदी ने कहा है कि इस पे सोचेंगे एक बार। और दूसरी एक न्यूज़ दी गई है फ्रंट पेज पे ही कि जो रमन्ना जी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जितने भी लॉ बनाते हैं उस समय सरकार को उन लॉस का इम्पैक्ट ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली फार्म्स लॉ को यहाँ पे वो कर रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़, ट्रैक्टर जो रैली है उसको लेके आई है, जो SKM करने वाली थी उसको होल्ड पे कर दिया गया है। और एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पे है, वो आई है हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा में जो 75% कोटा है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन कह दिया है सरकार ने और कोर्ट ने भी। कि हरियाणा में ये कहा गया था ना कि जितने भी लोकल लोग हैं उनमें 75%, जितनी भी फैक्ट्रियां लगेंगी उनमें 75% जितने भी वर्कर्स होंगे वो लोकल रखने पड़ेंगे। तो इसको ऑलमोस्ट नामुमकिन कह दिया है वहाँ की कोर्ट ने, और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्होंने भी, बेसिकली क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, सीधी सी बात है। तो अगर संडे के द हिंदू की बात करें तो फ्रंट पेज पे केवल एक ही न्यूज़ अच्छी है, जो है ओमनिक्रॉन के बारे में। तो बेसिकली हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका से ये निकला है, और रिस्ट्रिक्शन साउथ अफ्रीका की हर जगह लगाई जाने लगी हैं। इसी वजह से साउथ अफ्रीका से कोई भी आ रहा है तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाने लगी हैं। इवन दो इंडिया में भी अगर कोई आ रहा है साउथ अफ्रीका से, तो उसको बहुत अलग से चेक किया जा रहा है, और इवन दो उसको पता, चाहे उसने वैक्सीन क्यों ना लगवा रहा, क्यों उन लोगों को अलग से क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, इन सब में ही ओमिक्रॉन के जो रैपिडली फैलने वाला वायरस है उसके केसेस देखने को मिले हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। तो और ऑस्ट्रेलिया तो उनमें से हम जानते हैं कि 2 भी केसेस निकलते हैं तो हाल लॉकडाउन लगा देता है। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या सीन चलता है। अब एक यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ट्रिप्स को लेके। हम जानते हैं कि जो राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, मतलब बेसिकली ट्रिप्स जो है वो WTO के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है कि किसी के भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको सही तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो अभी WTO की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ये मांग करने वाले हैं कि जो ट्रिप्स है उसको वेवर मिल जाए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 महीने के लिए वेवर मिल जाए। इससे क्या होगा ना कि जो और भी देश हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन से वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग अपने यहाँ कोरोना की वैक्सीन बना सकेंगे। अब बेसिकली होता क्या, ट्रिप्स जहाँ पे भी लागू होता है TRIPS, तो वहाँ पे इंडिया का, देखो एक तो इंडिया का एक्ट है जिसको हम जानते हैं इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 है, जिसके सेक्शन नंबर 92 में भी यही लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखते हैं WTO का जो ट्रिप्स एक्ट है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नई चीज तुमने बनाई है और मान लो तुमने उसको पेटेंट करवा लिया है, तो वो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकता है। अब कोई देश उसे तुमसे उस सेम फॉर्मूले से बिना तुमसे पूछे नहीं बना सकता, या तो उसे लाइसेंसिंग करवानी पड़ेगी। तो ये जो लाइसेंसिंग है इसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, 1-2 महीने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं अभी ओमिक्रॉन का भी प्रॉब्लम आ गया है। तो इसके चलते जो ज़्यादातर वल्नरेबल जो देश हैं, जिनमें भी 2-3% ही लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग पाई है, वो लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ वैक्सीन बना पाए। अगर जैसे अभी बनाते हैं तो या तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, और नहीं लाइसेंस लेते हैं तो सीधी सी बात है उन पर इंटरनेशनल चार्जेस लगे जा रहे हैं ट्रिप्स के तहत। तो इन सबको वेवर करने के लिए WTO की आने वाली मीटिंग में इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों लोग मिलकर ट्रिप्स को, जो कोरोना की वैक्सीन है, उस पर 2 महीने के लिए वेवर पे बात करने वाले हैं। और हमारी तरफ से कौन करेगा, तो हमारी तरफ से पीयूष गोयल है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो करेंगे। अब देखते हैं निकल के क्या आता है, वो तो मीटिंग के बाद ही पता पड़ेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मोदी केयर के बारे में, जो पेज नंबर 16 पे है हिंदू के बारे में। और मोदी केयर, यहाँ कोई ये मोदी केयर ऐसा नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, ये समीर मोदी के द्वारा शुरू किया हुआ है। बेसिकली ये एक टाइप का MLM है कि एक कंसल्टेंट होता है, उसके नीचे और 2 लोग जोड़ो, और फिर तुम खुद से कंसल्टेंट बन सकते हो, अपने नीचे भी लोग जोड़ो, ट्री की तरह बनाओ, तो उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमा सकते हो। उसी हिसाब से तुम्हें जो कंपनी है मोदी केयर, वो तुम्हें थोड़ा ब्याज देती जाती है, सीधी सी बात है। तो मोदी केयर की अभी एक डाटा निकल के आया कि पिछले 1 महीने में तकरीबन 2 लाख कंसल्टेंट बनाए हैं उन्होंने इंडिया में। और इंडिया में किसी भी MLM से ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अभी तक में
किसी भी नए स्टार्टअप की बात करें तो मोदी केयर बन गया है। अब देखो ब्रो, देख ऐसी बात नहीं है, मैं एमएलएम के मैं खुद की बोलूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एमएलएम बुरे नहीं होते, मैं एमएलएम के सपोर्ट में हूँ। बट जो भी एमएलएम में जाता है उसको पब्लिक डीलिंग की स्किल्स आनी चाहिए, तो उसके लिए इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। अगर तुम किसी को इंसिस्ट कर सकते हो वो सामान खरीदने पर या एमएलएम की ट्री स्कीम में जुड़ने पर, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं और दूसरों का फायदा करवाते हैं और खुद का नुकसान हो जाता है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो सोच समझ के जाना चाहिए ऐसी स्कीम्स में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो व्हाट्सएप को लेकर आई है। अभी हुआ क्या था ना, एनपीसीआई ने इंडिया में रेगुलेशंस लगा के रखे थे कि कोई भी कंपनी जो अपने यहाँ यूपीआई वगैरह अलाउड करती है और वो भी अपने प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट अलाउ करती है। देखो अलाउ तो पेटीएम वगैरह भी करते हैं, लेकिन तुमने कभी भी देखा हो पेटीएम वगैरह में जब तुम डेबिट कार्ड से कुछ दो या कुछ भी दो तो वो एनपीसीआई के एक अलग वेबसाइट पे लेके जाता है। लेकिन वहीं व्हाट्सएप ये अपने ही ऐप से कर रहा है, तो उनको अलाउ करने के लिए इंडिया में केवल इतना ही था कि तुम 20 मिलियन से ज़्यादा यूपीआई के यूजर्स को अलाउ नहीं कर सकते अपने ऐप पे। लेकिन इसको ही लेके व्हाट्सएप ने अपील डाल दी थी हाई कोर्ट में और वो जीत भी गया है बाय द वे। तो उसे अभी 20 मिलियन की जगह 40 मिलियन जो यूजर्स हैं उनको अप्रूवल करने की क्षमता मिल गई है। और वहीं एनपीसीआई की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया में यूपीआई है तो वो एनपीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और उसके तकरीबन 500 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अब एक न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आई है संडे के पे, कि जो गुड स्मार्टियन स्कीम है, हम लोगों ने इसकी बात भी की थी एक बार पहले, इसमें एडिटोरियल आया था। गुड स्मार्टियन बेसिकली मान लो किसी का रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और स्टार्टिंग का 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। हम जानते हैं कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है एवरेजली इंडिया में जो एक्सीडेंट होते हैं, अगर किसी को गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया जाए तो हम लोग तकरीबन 85% जो केसेस हैं जिनमें मौतें होती हैं उनको रोक सकते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा गुड स्मार्टियन स्कीम चलाई गई थी, जिसके तहत ऐसे लोग जो लोगों की दूसरे लोगों की मदद करते हैं उनको अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते थे, कैश प्राइज भी दिया जाता था। साथ साथ में उनसे किसी भी प्रकार की पुलिस की जांच ये सब चीज़ें नहीं होती थी। इवन तो तुम किसी को लेके जा रहे हो, अगर रास्ते में भी हो और रास्ते में मर जाता है तुम्हारे पास ही, फिर भी तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं बनता था। और ये स्कीम की बात करें तो वो जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है उसके सेक्शन नंबर 134A के तहत ये स्कीम लागू की गई थी। अब इसमें आ रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि स्टेट्स इनको अपनी तरफ से इनकरेज या प्रमोट नहीं कर रही हैं। और काफ़ी जगह जिन्होंने गुड स्मार्टियन जैसा काम भी किया है, क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि लाइफ सेविंग स्कीम है, उन लोगों को भी जो स्टेट्स की तरफ से बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन्हीं को लेके हाल ही में एक PIL दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और राज्य इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। बाय द वे, अगर गुड स्मार्टियन स्कीम की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी डायरेक्ट नहीं की थी, एक लाइफ सेव फाउंडेशन करके है, उसने एक PIL दायर की थी 2012 में कि ऐसी स्कीम एक होनी चाहिए कि कोई अगर किसी को बचाता है तो वो खुद ये केसेस वगैरह के रट्टे में ना पड़ जाए। तो उन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने 2020 में ये स्कीम लागू की थी। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी इंटरनेशनल प्राइज इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जर्नलिज्म अवार्ड दिए गए हैं उनको लेके। तो हाल ही में जो NDTV है और द वीक जर्नलिस्ट है उनके मरियम और दूसरे हैं सर्वे जैन, उनको जो फेक प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाया जाता है, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उनको बताने के लिए, उनकी पर्दाफाश करने के लिए एक तरीके से बेसिकली अवार्ड दिया गया है, जर्नलिज्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। बस दैट्स ऑल। एक अब आज के अगर हम द हिंदू की बात करें तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे वही चीज़ें हैं। एक तो ओमनिक्रॉन की बात की गई है, दूसरा जो फार्म लॉस रिपील किए जा रहे हैं उनकी बात की गई है, और एक हम जानते हैं यूपी टेट का जो पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि ऑनलाइन व्हाट्सएप पे लीक हो गया था, उसके तहत 16 लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, तो उसकी बात की गई है। एक बात की गई है मुनावर फारूकी की, एक कॉमेडियन है बेसिकली, जिसको पिछले 2 महीने में उसके 15 से 12 जो अलग अलग शोज थे वो कैंसिल हो चुके हैं। राइट विंग के द्वारा उसका कहना है कि कैंसिल करवाए जा चुके हैं, और उसने कहा है कि हम जो कॉमेडी है उसको छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर फ्रंट पेज पे यही सब है। तो फ्रंट पेज पे हमारे लिए पढ़ने का ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है। बस एक छोटी सी न्यूज़ है वो आई है फ्लाइट्स को लेकर, फ्लाइट्स में वाईफाई को लेकर। देखो हुआ क्या ना, हम जानते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इंडिया में वाईफाई नहीं होता, और एक फ्लाइट में अगर तुम्हें वाईफाई देना है तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा पहले उस पर्टिकुलर प्लेन में, क्योंकि तुम्हें प्लेन में एंटीनास वगैरह लगाने पड़ेंगे और भी सिस्टम लगाने पड़ेंगे। अभी क्या है,
बात की गई थी इस पे, काफी संसद में भी चर्चा हुई थी, हम लोग देखते हैं 2019 में, फिर कोरोना वगैरह आ गया तो ये डिले ही हो गया। तो अभी हमारी सरकार ने ये कहा है कि 2022 तक सारे के सारे डोमेस्टिक जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको 2022 एंड होने तक अपनी फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवानी पड़ेगी पैसेंजर्स को। हाल में अगर बात की जाए तो कौन कौन उपलब्ध करवाता है, तो हम देखते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एयर फ्रांस हुआ, एमिरेट्स हुआ, ये लोग उपलब्ध करवाते हैं। और बाय द वे स्पाइस जेट भी अपनी कुछ 4-5 फ्लाइट्स में डोमेस्टिक इंटरनेट वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है, बट हर जगह नहीं है। तो ये 2022 तक रेगुलेट करने की बात की गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो हम जानते हैं एमएसपी को लेके। एमएसपी को लेके कुछ डाटा निकल के आया है कि हम लोग बात करते हैं ना कि कितने फसलों को सरकार एमएसपी असलियत में उपलब्ध करवाती सकती है, तो उपलब्ध करवा पाती है। तो बेसिकली डाटा है कि जैसे शुगर केन है, शुगर केन की 74% फसलों को एमएसपी सहायता सरकार उपलब्ध करवा पाती है। राइस में 49.14 है, व्हीट में 39% है, कॉटन में 25% है। ये टॉप 4 है। अब इससे नीचे चलो तो हम देखते हैं कि मस्टर्ड और मसूर जैसी चीजों में तो 0% है जिनमें एमएसपी उपलब्ध करवा पा रही है। तो अभी हाल फिलहाल में एमएसपी काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, इसलिए ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है ऑस्ट्रिया को लेके, कि ऑस्ट्रिया पहला ऐसा देश बन गया है दुनिया में जिसने किसी भी चीज को करने के लिए, कोई किसी भी लीगल चीज में तुम्हें अगर करना है तो तुम्हें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली उसने वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया है। और जिस दिन ऑस्ट्रिया ने ये किया सारे लोग रोडों पे आ गए और ऑस्ट्रिया में हो रहे हैं प्रोटेस्ट। बेसिकली लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ब्रो देख, अब इसमें बहुत सारी हाँ और ना हो सकती है कि हाँ ये करना कहाँ तक सही है, क्योंकि देखो वैक्सीन सबको लगवाना जरूरी है, वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर एक राइट टू लिबर्टी की बात आ जाती है कि हाँ हम लोग ये लगवाएं कि ना लगवाएं, ये तो मेरा राइट है, ये है वो है। तो उन सब कुछ चीज़ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑस्ट्रिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है पेरू से, कि पेरू के अभी नदन साइड में बेसिकली 7.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है। और बस उसको लेके फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली हैं। पेरू में हम देखते हैं रोडें उखड़ गई हैं, पूरी पूरी बिल्डिंगें गिर गई हैं कई जगह, तो उनको लेके रेस्क्यू सिस्टम चलाए जा रहे हैं। बाद में इंडिया ने भी कहा है कि वो भी एक रेस्क्यू टीम पेरू भेजेगी। और पेरू हम जानते हैं कि मिर्था जो यहाँ की प्रेसिडेंट है, कैपिटल यहाँ की लीमा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चेक रिपब्लिक को लेके, कि चेक रिपब्लिक के नए पीएम के रूप में जो पीटर फियोला है उनको नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है चेक रिपब्लिक का। और प्राग है जो यहाँ की राजधानी है, 75% जो लोग हैं वो चेक रिपब्लिक में किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, और जो कोरोना है वो वहाँ की करेंसी है। दैट्स ऑल। अब आज के इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें एक न्यूज़ आई है जो जोसेफिन वेकर को लेके आई है। जोसेफिन वेकर बेसिकली कौन थी? इन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें फ्रांस की बहुत मदद की थी। एक डांसर और आर्टिस्ट थी बाय द वे, और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब इंटरनली बिना बताते हुए, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाती थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटा के लाना, फ्रांस की मदद करना, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था। और अपने शोज में भी इन्होंने बहुत अवेयरनेस फैलाई थी। एक बार इन्होंने टॉपलेस शो भी किया था महिलाओं के लिए, कि वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इन्हीं सब के चलते जोसेफ बेकर को पहली बार ये फर्स्ट ऐसी ब्लैक वुमेन बन गई है फ्रांस की जिनको फ्रेंच पैथोनियन में ऑनर मिलेगा। और फ्रेंच पैथोनियन एक जगह है बेसिकली, तो वहाँ पे ऑनर किया जाता है अलग अलग लोगों को हर साल। तो ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बन गई है जिनको फ्रेंच पैथियन में ऑनर मिलेगा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ हम देखते हैं इंडियन कस्टम्स की तरफ से। तो उसके बेसिकली हेड बना दिए गए हैं नए विवेक जौहरी को। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है आईसीजे को लेके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेके। देखो हुआ क्या था, पूरा केस बताता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बिल पास किया था जिसमें अपील, राइट टू अपील के लिए एक बिल पास किया था, कि कोई दूसरा देश अगर उसका कोई दूसरा नागरिक है जो कहीं कोई किसी दूसरे देश में पकड़ लिया जाता है, कोई इलीगल काम करते हुए क्यों ना पकड़ा जाए, तो ये देश उस देश की कोर्ट में भी जाके अपील लगा सके। क्योंकि हर केस इंटरनेशनल कोर्ट ना जाए तो आपस में ही तुम लोग सुलझा लो, तो इसलिए राइट टू अपील का एक बिल लेके आया गया था। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि जो कुलभूषण यादव है जिनको 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, वे पाकिस्तान में बंद है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है उनमें जाके अपील करें इसके खिलाफ, और उनमें जाकर सबूत भी दे कि ये वहां पे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, हमारे तरफ से कोई बैक नहीं किया जाता, इन सब चीजों को लेकर। अभी तक जो राइट टू अपील था आईसीजे का, उसको पाकिस्तान में लागू नहीं किया गया था।
बट इंडिया इसको लेके इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे काफी ज्यादा बनाया, तो हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा भी जो राइट टू अपील है उनकी संसद से पारित कर दिया गया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज की तैयारी में है कि जो हमारे लोग पाकिस्तान में बंद हैं उनके खिलाफ अपील की जाएगी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को लेके, कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस जो बेसिकली एलोन मस्क की कंपनी है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि इसकी जो सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं इंडिया में वो कोई भी ना ले, क्योंकि अभी सिंपल सी बात है ना, गवर्नमेंट ने अभी तक लाइसेंसिंग तक नहीं किया। और कल रिपोर्ट आई थी कि 2-2.5 लोगों ने इंडिया में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट ने साफ कहा कि अभी तक हमने लाइसेंसिंग नहीं की, रेगुलेशन नहीं, अब कैसे करना है उसको इंडिया में ये सब डिटरमाइन नहीं किया, और लोग अभी जितना दूर हो सके इससे दूर ही रहे। अब स्टारलिंक इंटरनेट की बात करें तो हम जानते हैं 1600 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अर्थ के चारों ओर भेजी जाएंगी, चारों ओर अर्थ को कवर किया जाएगा, जिससे हर एक रिमोट एरिया में सैटेलाइट फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा सके, इंटरनेट फैसिलिटी। और तकरीबन इंडिया में 7500 रुपए में ये उपलब्ध करवाया जाएगा। और हम जानते हैं भारत में तकरीबन 55.40% ऐसी जनता है जिसके पास में इंटरनेट है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट है अगर बात की जाए प्रोपोर्शनेट में, और सबसे कम लोग बिहार में है। और अगर भारत में बात की जाए तो 55.40% लोगों पे है, और चाइना में वही बात की जाए तो 63.33% के हाथों में इंटरनेट है। अब देखते हैं आगे कैसे ये लागू होती है इंडिया में, वो तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ आयुष को लेके आई है। हम जानते हैं उसके जो मंत्री हैं वो महेंद्र भाई हैं, तो उनके द्वारा हाल ही में आयुर्वेद पर्व मनाया गया है अहमदाबाद में। बेसिकली जो आयुर्वेद है, यूनान है, इन सबको प्रमोट करने के लिए। देखो, जब भी अपन आयुर्वेद की बात करते हैं ना, मैं स्ट्रांगली कहता हूं कि जो तुम्हारी डे टू डे छोटी मोटी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं उनमें तुम आयुर्वेदा ले सकते हो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास में। ऊपर से आयुर्वेदा कभी भी तुम्हारे डे टू डे जो लाइफस्टाइल डिसीज है, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इनको लेके एंटीबॉडीज नहीं बनने देगा तुम्हारे वायरस में, मतलब बेसिकली तुम्हारे वायरसेस को तुम्हारे एंटीबॉडीज के खिलाफ इम्यून नहीं होने देगा। तो उनके लिए आयुर्वेदा वगैरह ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके भी आयुर्वेदा यूनान की तरफ चले जाते हैं। तब ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तुम्हें एलोपैथी और जो सर्जरीज वगैरह है उनकी तरफ जाना चाहिए। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में 80% पॉपुलेशन ऐसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही डाटा निकाला गया है, कि जिन्होंने कभी ना कभी एक बार जिंदगी में आयुर्वेदिक उपचार तो लिया ही है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है रशिया को लेके, कि हम जानते हैं रशिया की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बेसिकली जो मिसाइल सिस्टम है एंटी बैलिस्टिक, कि हाँ कोई बाहर से मिसाइल आ रही है उसको मार दो, उसके लिए रशिया का एक सैटेलाइट सिस्टम था जिसका नाम था OKO-I। तो OKO-I अभी क्या है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, 2016 में लॉन्च किया गया था उसको। तो अभी रशिया क्या कर रहा है, जो टुंड्रा सैटेलाइट सिस्टम है उसको लॉन्च करने वाला है 1-2 दिन में ही, और OKO-I को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। रशिया कहना है कि उसको ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा। तो आज की अगर करंट की बात करें तो उसमें तो यही था। यहाँ से हमारे शुरू होते हैं एडिटोरियल्स। तो एक बेसिकली एडिटोरियल आया है कश्मीर के ऊपर। अब इसमें क्या है, देखो, जब भी हम देखते हैं ना कि कहीं पे भी वायलेंस हो रहा है, देखो, तो वो वायलेंस चाहे वो कश्मीर हो, हम नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी जगह राइट्स देखते हैं, हम देखते हैं नक्सलवादी एरिया भी हैं हमारे यहाँ पे, MP छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी। तो बेसिकली कई बार वो लोग किसी ना किसी प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में पीछे रह जाते हैं, या तो अंडर डेवलप रह जाते हैं, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो सोसाइटी से होता है वो उनका कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जो नेशनल स्टेट्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से कई बार लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ भी बना रहे, कुछ ना कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जिस वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। अभी इसमें ऑथर का ये मानना है कि जो भी रेडिकल यूथ है, बेसिकली पूरे आर्टिकल में कहना ये है कि जो रेडिकल यूथ है उसका हमें ट्रस्ट गेन करना जरूरी है, और तभी हम उस रेडिकलिज्म या जो एक्सट्रीमिज्म है उसको हम खत्म कर पाएंगे। हम देखते हैं, देखो, सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया है, जम्मू कश्मीर का एक सर्टेन तबका हमेशा से पिछड़ा रहा है। उन तबके में लोग रेडिकल हुए हैं क्योंकि यूथ में और ज्यादा जो धार्मिक कट्टरपंथता है वो और ज्यादा उसके शिकार होते चले गए। फिर अभी हम देखते हैं हमारे जो CDS है, बाय द वे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत, काफी नॉलेजेबल पर्सन है, बट उनके द्वारा भी एक चीज कही गई कि जितना भी ये रेडिकल यूथ है, एग्रेसिव यूथ है, वो एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, इन लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए, इनकी तो लिंचिंग कर देनी चाहिए। ये बात हमारे CDS के द्वारा कही गई है, ठीक है। अब हमें इस रेडिकलिज्म या ये जो CDS ने बात कही है, इन सबसे आगे बढ़ के देखना पड़ेगा।
हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है जो आज का यूथ वहां पे पहुंच गया है, क्योंकि ऐसा देश में केवल कश्मीर में नहीं है, अन्य जगह भी है जहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं। होता क्या ना, कश्मीर का युवा कहीं भी जाता है तो वो अपने आप को एक स्पेशल कैटेगरी का फील करता है। स्पेशल कैटेगरी का लायक कि मान लो अगर सिक्योरिटी जगह से निकल रहा है और किसी सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया कि ये कश्मीर का है, उसकी चेकिंग अलग से करवाई जाएगी। ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल वो फील ना करे, उसको भी ये लगे कि हाँ हम भी देश के लोग हैं, तब उनमें विश्वास की भावना पैदा होगी। अब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था, थोड़ा अपन हिस्ट्री में चलते हैं। देखो हम जानते हैं पाकिस्तान में 1989 के समय की बात है कि जियाउल हक की सरकार आई थी बेसिकली। तब उनके द्वारा ये कहना था कि रिलीजन को स्टेट की पॉलिसी में मिक्स करके हम लोगों में सॉलिडरिटी ला सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और पाकिस्तान हमेशा से मानता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भाग है, जबकि वो नहीं है, वो है इंडिया का, हम भी जानते हैं। अब भारत में जब ये हुआ, जब उन लोगों ने ऐसी सॉलिडरिटी लाने की बात की, तो उन लोगों ने अपने तरफ से कश्मीर में रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की। हम जानते हैं इंडिया के एक एक्ट है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसके तहत 1990 तक जब तक हम कश्मीर देखते हैं ना, वहां पे ऐसी स्थितियां नहीं थी। 1990 के बाद जब जियाउल हक ने ऐसी चीजें वहां पे इंप्लीमेंट करना शुरू की, लोगों में जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात कर ले, ये सब फैलाना शुरू किया है, तब से हमारी वहां पे मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू की। हमारी मिलिट्री ने वहां लोगों को फोर्सफुली दबाना शुरू किया, क्योंकि वो वहां पे एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म फैला रहे थे। 1990 के पहले का हम इंडिया का कश्मीर देखते हैं ना, बहुत पीसफुल था। फिर बेसिकली जैसे ही फोर्स का यूज करना शुरू करते हैं तो और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो यूथ को रिलीजन बेस पे और ज्यादा रेडिकलाइज कर रहा था। तो लोगों को ये लगने लगा कि हम लोग तो एक वॉर में हैं, एक वॉर में जी रहे हैं, जो कि हमें पाकिस्तान, क्योंकि वो वही रिलीजन मानते थे जिसको पाकिस्तान एक तरफ से खींच रहा था, उनको ये लगने लगा कि हम लोग एक स्ट्रगल में है, जो स्ट्रगल हमको जीतनी है। यहाँ से किन से जीतनी है? अपनी आर्म्ड फोर्सेस से जीतनी है। और अगर हम मर भी जाएंगे तो हम मुजाहिदीन हैं। वो जो भावना है वो वहां से फैलना शुरू हुई। देखो सरकार ने टैकल किया इसको अलग अलग तरीके से, और आज तक वो टैकल चलता ही आ रहा है। हम देखते हैं आर्म्स जो रिवेलियन है, आर्म्स रिवेलियन और आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो वहाँ के रिलीजियस लोग हैं या काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, हम भी जानते हैं कि कैसे कैसे उग्रवादी ग्रुप्स बना के बैठे हैं। उसके बाद में ऐसा भी नहीं है, सरकार में हम ये भी जानते हैं कि वहाँ के यूथ की पढ़ाई हुई, उसके बाद में सरकार ने वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की भी कोशिश की है, जिनका असर भी देखने को मिलता है कि जो 1990 या 95 वाले जो कश्मीर था जहाँ पे जो चीज़ें होती थी वो अब रिस्पेक्टिवली कम होती जा रही हैं। लेकिन अभी सीडीएस वगैरह के बाद सीडीएस के द्वारा ऐसी चीज़ें कह देना हमारी हारमनी के लिए अच्छा नहीं है। भारत के कश्मीरी युवा अभी भी अविश्वास में है। वो अविश्वास कि वो अपने आप को एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में या एक नॉर्मल युवा जो देश में रहता है उससे अलग देखते हैं। हमें ये हेट्रेड को चेंज करना है, हमें उनके एक्सपीरियंस को बदलने की ज़रूरत है। हमें जो कम्युनिटी में एक्सट्रीम या जो रेडिकल जो कुछ भी लोग हैं, अब इंडिया में क्या बात की जा रही है? इंडिया में वो रेडिकलाइजेशन कैंप्स की बात की जा रही है। ऐसे ही चाइना में चलाए जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स। कोई छोर नहीं है, या हम लोग कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स कोई एक आखिरी फैसला या कोई एक आखिरी जरिया नहीं है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। ये तो हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को और ज्यादा शो करता है। हमें इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे हम अपने देश में युवा हो, जितने भी कश्मीरी युवा हैं उनको भी एक आम नागरिक जो युवा कहीं और रहता है उनकी तरह ही ट्रीट कर सके। और हम जानते हैं यूथ आर द एजेंट ऑफ फ्यूचर। तो जैसे ही हम इन यूथ को चेंज करेंगे पूरा कश्मीर चेंज हो जाएगा फ्यूचर में। दैट्स ऑल, ये सब कहा गया इस एडिटोरियल में। एक नेक्स्ट छोटा सा और एडिटोरियल आया है कर्नाटक के ऊपर, कि कर्नाटक में अभी अगस्त 2021 में हम लोग देखते हैं कि एक बिल पास किया गया था। बेसिकली वो किस लिए किया गया था कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उन लोगों को कन्नड़ लैंग्वेज सिखाना बेसिक कर दिया जाएगा। कन्नड़ लैंग्वेज उनको सीखनी ही होगी जब भी वो स्कूलिंग्स कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हम लोग जानते हैं यही चीज आई है कि लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाएगी, बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जिसके खिलाफ काफी लोग कोर्ट में चले गए। ये कर्नाटक के बिल के खिलाफ हुआ क्या? देखो लोग इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? लोग इसको देख रहे हैं इम्पोज के हिसाब से, कि ये इम्पोज की जा रही हैं चीजें हमारे ऊपर। अगर हम कर्नाटक में रहते हैं, जैसे बाहर से कोई बंदा अगर कर्नाटक में पढ़ने जाता है तो वहां पे कर्नाटका लैंग्वेज हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है। लेकिन
इस पूरे एडिटोरियल में ये कहा गया है लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, लोगों को ये देखना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। लोकल लैंग्वेज को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारा सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो सके, तुम्हारी कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन स्किल्स बढ़ सके और तुम उस सोसाइटी में अपना फायदा भी ले सको। लोकल लैंग्वेज का बेसिक ज्ञान अगर तुम वहां पे रह रहे हो तो तुम्हें होना बहुत जरूरी है अगर तुम सोसाइटी में खुद को इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो लोगों को इसको इम्पोज की तरह नहीं देखना चाहिए, बट कि लोगों को ये भी देखना चाहिए कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐसा थोड़ी कहा है कि हम लोग दूसरी चॉइसेस को खत्म कर रहे हैं। अगर तुम इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो मना थोड़ी कर रहे हैं वो लोग एक बेसिक नॉलेज चाहते हैं जिससे तुम उस सोसाइटी में अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो पाओ जिस जगह पे तुम पढ़ रहे हो। किसी भी भाषा को रोकने का प्रयास नहीं है, बस ये अपनी भाषा को प्राथमिकता देने या अपनी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास है। लोकल लैंग्वेज सोसाइटी में इंटीग्रेट होना, लोगों के भाव पहचानना, लोगों में और ज्यादा सामंजस्य और समरसता की भावनाओं को पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए ये बिल लाया गया है। अब इसको लेके काफी लोग कोर्ट्स में भी चले गए। अब देखो कोर्ट में क्या होता है ये तो कोर्ट ही बताएगी, ये तो देखने वाली चीज होगी। तो बस दैट्स ऑल, ये कुछ चीजें थी तो मैंने सोचा कुछ डाटा है तो इसकी हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो दैट्स ऑल। आज की अगर बात करें 28 और 29 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जानना जरूरी था।